हेलो फ्रेंड्स, विजन लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों चर्चा कर रहे थे संविधान के बारे में, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू किए थे कैबिनेट मिशन को, बता रहे थे पिछले वीडियो में कि कैबिनेट मिशन आने का तात्पर्य क्या था, क्यों आया था, किसके दबाव में आया था। कैबिनेट मिशन की हम लोग पूरा चर्चा किए थे। आप लोग उस वीडियो से लिंक करने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग उसके आगे का शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या है आगे। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आता है तो भारत को 389 सीटों में बांट लिया जाता है। क्यों 389 सीटों में बांट लिया गया, उसका आधार क्या है, क्यों, कौन सा ऐसा आधार है जिसे बांटा गया। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया था, भारत को जनसंख्या के आधार पर 389 सीटों में बांटा गया था। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट निर्धारित की गई थी। उसी के आधार पे 389 सीटें थी। हम देखे थे फ्रेंड्स, 389 में 292 प्लस 4 सीटें ब्रिटिश भारत की थी। 93 सीटें जो थी देशी रियासतों की थी। देशी रियासतों की 93 सीटें थी। 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत के 11 गवर्नरों के प्रांतों से थे। ग्यारह गवर्नर के प्रांतों से 292 सीट थी। ये जो 4 सीट थी फ्रेंड्स, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थी। किसके प्रांत से? मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थी। मुख्य आयुक्त, 4 मुख्य आयुक्त थे। 4 मुख्य आयुक्त को जो एक एक सीट दी गई थी, चारों मुख्य, जैसे आप आज देख रहे होंगे यूटी जो है यूनियन टेरिटरी, उसी प्रकार से उस समय मुख्य आयुक्त यानी कमिश्नरी थी, उसमें 4 सेक्शन में एक एक सीट सबको दी गई थी। जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कौन कौन से थे 4 जगह, यानी 4 प्रांत कौन कौन थे जो आपको, तो इसमें था आपका, मैं बोला था ए बी सी डी। ए का मतलब क्या था? अजमेर। बी का मतलब बलूचिस्तान। सी का मतलब क्या था? पूर्व। डी का मतलब क्या था? दिल्ली था। फ्रेंड, इतना निर्वाचन हुआ था। इन्हीं सीटों के आधार पे चुनाव होते हैं। इसको हम हटाते हैं 1 मिनट के लिए। संविधान सभा का फ्रेंड्स जो चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में होता है। इन्हीं 389 सीटों पर होता है। तो हम एक बार देखते हैं चुनाव। जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। कितनी सीटों पर फ्रेंड्स होता है? 389 सीटों पर चुनाव होता है। इन 389 सीटों पर 2 सेक्शन बांटा गया था। 93 देशी रियासतें थीं। रियासतें था 292 प्लस 4, 296 सीटें आपकी थी ब्रिटिश भारत की। इन चुनाव में देखा गया कि जो देशी रियासतें थीं, इनका चुनाव कैसा हुआ, ब्रिटिश भारत का चुनाव कैसे हुआ, तो हम आपको बताते हैं। चुनाव 2 प्रकार से हुआ था। जो देशी रियासतें थी, इनको इन्हीं के राजाओं के द्वारा मनोनीत सदस्यों को भेजना था। मनोनीत सदस्यों को भेजना था। जो आपका ब्रिटिश भारत वाला ये 296 सीटें जो थी, इनको 2 आधारों पे चुनना था। पहला आधार था अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। दूसरा था एकल संक्रमणी मत पद्धति, एकल संक्रमणी मत। ठीक फ्रेंड्स, इन्हीं 2 आधारों पे चुनाव होना था। ब्रिटिश प्रांत की जो दी गई थी 296 सीटों में। तो अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि जो संविधान सभा के सदस्य 389 में जिसमें चुनाव होना था, उन सदस्यों का डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था। जो प्रांत उस समय हुआ करते थे, प्रांत के सदस्यों द्वारा 389 सीटें जो थी उनमें चुनाव किया जाना था। तो ब्रिटिश प्रांत की जो आपकी 296 सीटें टोटल थी, इनका चुनाव हुआ था
अप्रत्यक्ष रूप से। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चुनाव कैसे हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम क्या बताएंगे, चुनाव हुआ था प्रत्यक्ष रूप से। एक क्वेश्चन बनता है। अब एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है। अगर हम मान लें किसी निर्वाचन पार्टी को, इस समय वर्तमान में चुनाव भी चल रहे हैं, तो हम अगर देखते हैं, मान लीजिए बीजेपी है, एसपी है, बीएसपी है। ठीक फ्रेंड्स, एक नंबर दे दिया जाए, 2 नंबर दे दिया जाए, 3 नंबर दिया जाए, यानी 3 नंबर जो मैं दे रहा हूँ, एक कोई व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति है, तीसरा कोई व्यक्ति है। अगर इसको दिया जाएगा वोट डालने के लिए कि इन्हीं 3 पार्टी हैं, 3 पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं को वोट करना है, तो सबसे बड़ी समस्या आती है किसको वोट करें। तो जब एकल संक्रमणी मत पद्धति रहती है तो क्रम डाला जाएगा। अगर मान लीजिए बीजेपी को एक व्यक्ति आता है, जैसे राम है, हम उदाहरण के लिए इसके हटा दे रहे हैं फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए। राम के एक सिंपल नाम लेते हैं, नहीं तो भगवान की बात फिर चर्चा दर हो जाएगी। मान लीजिए मोहन कोई व्यक्ति है, मोहन वोट डालने जाता है, तो उसके पास 3 ऑप्शन हैं, बीजेपी, एसपी और बीएसपी। बीजेपी, एसपी और बीएसपी वोट कैसे करना है। अगर एक तो उसके पास प्रोसेस होता, केवल एक वोट डालना होता, यानी एकल संक्रमणी मत पद्धति नहीं होती। जैसे आप लोग आज जमाने में चुनाव देखे हैं, जैसे अपने लोकसभा का होता है, उसमें क्या है, आपको केवल एक बटन दबानी पड़ती है। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है, एकल संक्रमणी मत पद्धति में एक व्यक्ति आएगा, मोहन वोट करेगा, 1 नंबर पे बीजेपी को देगा, दूसरे नंबर पे बीएसपी को देगा, तीसरे नंबर पे अगर दे रहा है बीएसपी को, तो होगा क्या कि इस व्यक्ति को तीनों क्रम के आधार पे वोट दिया है, तो इसकी जब वोटों की गणना होगी तो तीनों वोटों की गणना होगी। हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चुनाव के बाद इसका परिणाम आता है, एक बार हम इसको हटा देते हैं। परिणाम चुनाव का आता है, जो चुनाव का फ्रेंड्स परिणाम आता है, उसमें देखेंगे हमने कितनी सीटें आई हैं। चुनाव का परिणाम जो आपका था, 296 सीटें जो थी यहाँ पे, और यहाँ पे 93 सीटें थी देशी रियासतों वाली। देशी रियासतों की क्या है, कई राजा अपने आप को चुनाव में शामिल नहीं किए, यानी मनोनीत अपने सदस्यों को नहीं किए, इस वजह से वो लोग इससे क्विट किए, तो यानी ये भर नहीं पाई। क्या हुआ, ये भर नहीं पाई सीटें। ठीक फ्रेंड्स, 296 सीटों में से जब चुनाव होता है, 296 सीटों में से 208 सीट कांग्रेस पाती है, 208 सीट कौन पा रहा है, कांग्रेस पा रही है। उसके बाद आपका फ्रेंड्स 73 सीटें जो थी मुस्लिम लीग पाई, उसके बाद जो 15 सीटें बच रही हैं अन्य दल पाए। ठीक फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य है कि जब चुनाव परिणाम है, यानी चुनाव के रिजल्ट आते हैं, तो जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो 296 सीटें जो ब्रिटिश प्रांत को दी गई थी, ब्रिटिश प्रांत वाली सीटों में से 208 सीट कांग्रेस को आई, 73 सीट मुस्लिम लीग को आई, 15 सीट अन्य दल को आई। जो देशी रियासतें वाली सीटें थी वो भर नहीं पाई। तब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चन बनेंगे। वनडे एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो आपका, यूपी SSC का देख लीजिए, SSC का देख लीजिए, बैंक का देखिए, रेलवे का देखिए, किसी का भी एग्जाम हो, PCS तक में आज भी इस लेवल से उठ नहीं पाया है। प्रश्न ऐसे बन रहे हैं जो स्टेट PCS के एग्जाम हो रहे हैं। तो हमारा प्रश्न क्या बनता है, 296 सीटें थी, चुनाव के बाद कांग्रेस को कितने सीटें आई, कांग्रेस को 208 सीटें आई। उसके बाद फ्रेंड देखिए मुस्लिम लीग को कितनी सीटें आई, 73 सीटें आई। जो अन्य पार्टी थी यानी क्षेत्रीय दल थे और अन्य दल थे, उनको कितना सीटें आई, 15 सीटें आई। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसके बारे में कहते हैं,
संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान है। उस समय जितनी भी बड़ी हस्तियां थी सभी ने चुनाव में हिस्सा लिया। गांधी जी को छोड़ दिया जाए, यानी गांधी जी को हम न लें चुनाव में, यानी क्योंकि गांधी जो चुनाव नहीं लड़े थे, उसके अलावा जितनी भी बड़ी पार्टियां थीं, जितने भी बड़े शख्सियत थे, उसमें सभी ने चुनाव में हिस्सा लिया। तो यहाँ तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चुनाव परिणाम जो आए थे, कितने सीटों पे आए थे? 296 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 सीटें अन्य दल पाए थे, यानी क्षेत्रीय पार्टियां जो भी थी उस समय पाई थी फ्रेंड्स। इसे हम हटाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हुआ क्या? चुनाव तो हो गया। चुनाव होने के बाद संविधान सभा का गठन होता है। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चुनाव तो जुलाई अगस्त में हुए, लेकिन गठन कब हुआ, उसकी बैठकें कब हुई? जब बैठक हो रही है तो उसका उद्देश्य क्या है? कई बार प्रश्न बने हैं। आप वनडे एग्जाम में देखेंगे तो हर जगह प्रश्न बना है बैठक कब हुई। तो नवंबर 1946 में गठन होता है। गठन नवंबर 1946 में गठन होता है। किसका गठन हो रहा है? संविधान सभा का गठन हो रहा है। फ्रेंड्स ध्यान देना है, किसका गठन हो रहा है? संविधान सभा का गठन। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। अब ये संविधान सभा का गठन तो हो गया, अब संविधान सभा कार्य कैसे करेगी? ठीक, संविधान सभा के लोग कैसे होंगे? तो हमने जैसे देखा कि संविधान सभा चुनी हुई सभा है। संविधान सभा कैसे चुनी हुई थी? प्रत्यक्ष रूप से कि अप्रत्यक्ष रूप से? तो हमने देखा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से किस व्यक्तियों ने संविधान सभा को चुना? तो हमने देखा अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के जो सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। जो देशी रियासतें थी मित्र, देशी रियासतें से जो चुने हुए सदस्य थे मनोनीत, पूरे मनोनीत, यानी कुछ सीटें खाली रह गई थी, सभी नहीं भर पाई थी। तब हम यहाँ देखेंगे संविधान सभा की बैठक कब होती है। गठन तो हो गया नवंबर 1946 में। ठीक फ्रेंड्स, तब इसका हम गठन की चर्चा करते हैं। पहला बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार प्रश्न बना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कोई सभा होती है, जब सभा बैठती है तो उसमें एक लीडर होता है, यानी लीडर जो कुछ मुद्दे होंगे उनको लीड करने की कोशिश करेगा। तो संविधान सभा थी तो उसमें सबसे बड़ी बात है जितने लोग चुने हैं तो एक साथ आ गए। अब लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यह निश्चित होना जरूरी है। तो उस समय फ्रांस में जैसे होता था, फ्रांस में होता था कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष माना जाता था, उसी प्रकार भारत में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सिन्हा जी को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कैसा अध्यक्ष बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है पहली बैठक में। अब मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग को लेकर, किसने? मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग लेकर पहली बैठक में हिस्सा नहीं लिया। उसमें बैठक में केवल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। कितने सदस्य मित्र? 207 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया था। बैठक में भाग लिया। भाग लिया मतलब मित्र ये ना समझिएगा कि वहां से भाग गए। भाग लिया मतलब बैठक में हिस्सेदारी किए, यानी उस बैठक में संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस बैठक में क्या किए? हिस्सा लिए। अब ये बैठक कहाँ हुई थी? आज भी परंपरा है हमारे संसद में कि जब बैठक शुरू होती है तो सुबह 11 बजे से। वहाँ क्यों शुरू ऐसा परंपरा बन गई? क्योंकि हमारे संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी तो 11 बजे हुई थी। क्या 11 AM पे हुई थी? कहाँ पे? सेंट्रल हॉल में।
सेंट्रल हॉल में दिल्ली में बैठक हुई थी किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक सेंट्रल हॉल में दिल्ली में हुई थी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न इस पे कहाँ बनते हैं? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किस शर्त के आधार पर, यानी किस तर्ज के आधार बनाया गया था? फ्रांस में होता क्या है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को सभा का अध्यक्ष बनाया जाता था, उसी आधार पर किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। एक प्रश्न बनता है कि इसमें कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो सब पहली बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था मित्र। कितने सदस्यों ने? 207। आप देखे होंगे कई सारी बुक में 211 दिया रहता है, लेकिन 207 सदस्य थे और अन्य सदस्य जो एडिशनल थे उनको जोड़ के 211 लिखा जाता है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 207 सदस्य लिखा रहता है। एग्जाम भी आपका जब कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया है इस पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, तो 207 को ही सही माना गया। तो हम किसको मानेंगे सही? जिसे 207 बोला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरी बैठक की बात करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, दूसरी बैठक जो होती है संविधान सभा की वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। कौन सी बैठक है? दूसरी बैठक। दूसरी बैठक में ये देखा जाता है फ्रेंड्स, अभी तक तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों ने देखा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन दूसरी बैठक में अध्यक्ष का चुनाव होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। इतनी बार ये प्रश्न बना है, स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसको बनाया गया था मित्र? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब प्रश्न बनता है इसमें उपाध्यक्ष बने हैं। कितने उपाध्यक्ष बने थे दूसरी बैठक में जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी? इस पे उसके बाद एक प्रश्न बनता है, जब कोई सभा बनती है तो उसे संवैधानिक सलाह देने की आवश्यकता होती है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन था? इस पे प्रश्न बनता है। तो हम लोग देखते हैं संवैधानिक सलाहकार कौन था। संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। अब बी.एन. राव का पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम था? बेनेगल। कई बार पूरा नाम दे देता है मित्र, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक फ्रेंड्स, तब यहाँ तक हम चर्चा किए। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो सर बी.एन. राव को बनाया गया संवैधानिक सलाहकार। इनका पूरा नाम कई बार पूछा जाता है, बेनेगल नरसिंह राव। अब इसमें मित्र 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, यही सबसे बड़ी बात है। कई किताबों में केवल एक लिखा रहता है, लेकिन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। एस.सी. मुखर्जी जी को सभी जानते हैं बनाया गया था, लेकिन बी.टी. कृष्णामाचारी जी को कम लोग जानते हैं। कई बार प्रश्न बना है। हम देखते हैं उपाध्यक्ष 2 बनाए गए थे। कौन? इसको 1 मिनट के लिए हम अगर हटा दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एच.सी. मुखर्जी जी को बनाया गया था। दूसरे कौन थे? बी.टी. कृष्णामाचारी जी को। ठीक फ्रेंड्स, अब कई बार नाम पूछा जाता है। एस.सी. मुखर्जी जी को कई बार नाम पूछा। इनका पूरा नाम क्या है? एस.सी. मुखर्जी क्यों कहा जा रहा है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका नाम है। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेंगे, हम लोग प्रश्नों की चर्चा कर लें। सबसे बड़ी बात है क्या, हम लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन प्रश्न क्या बन रहा है हम लोग प्रश्न नहीं देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ प्रश्न देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक होती है? दूसरी बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे? बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव जी को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। उसके बाद उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी जी को। तो आप देखेंगे एक प्रश्न ये बना,
संविधान सभा के बैठक दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष कौन बना? एक प्रश्न ये बन जाता है। अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? आप लोगों ने भी देखा होगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार कौन है? एक प्रश्न इस पे बन जाता है। उपाध्यक्ष कौन है? दो प्रश्न इस पे बन जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा इतने ही पॉइंट से कितने प्रश्न बने मित्र? एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चार और दो बन रहा है तो 5 प्रश्न। आपने देखा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में 5 प्रश्न बने। अब आगे हम देखते हैं अगली बैठक। मन लगा के मित्र आप पढ़ते रहिए। जब पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। अगर आप अपने साथ धोखा करेंगे तभी आपको समस्या हो सकती है, लेकिन जब अपने साथ आप धोखा नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से डट के लगे रहिए, तनाव नहीं लेना है, एग्जाम को देख के तनाव नहीं लेना है, मन लगा के पढ़ते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। हम आइए देखते हैं फ्रेंड्स, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती। कौन सी बैठक होती? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। आपने देखा था स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का निर्वाचन हो गया था मित्र। इसमें कोई भी सभा होती है तो उसका एक मोटो होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, यानी जो सभा बैठ रही है, संविधान सभा है, संविधान बनाने के लिए सभा बैठ रही है, तो संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, तो इस उद्देश्य क्या है उस सभा का, इसी में एक उद्देश्य प्रस्ताव आता है, उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू जी लाते हैं। दूसरी बैठक में संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी लाते हैं, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव में ये है कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होगा, हमारे संविधान को कैसा बनाया जाएगा, एक स्ट्रक्चर जिसे आप कह सकते हैं, इस प्रस्ताव में लाया गया। फिर संविधान सभा में इसकी चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। क्या होता है? स्वीकार हो जाता है। कब होता है स्वीकार? 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया गया था, इसे स्वीकार कर लिया जाता है। यहाँ तक आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो अभी हमने देखा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। आपने देखा होगा, आप देखे होंगे कोई बैठक हो रही है, यानी कोई अगर नियम बनाना होगा तो हम कौन सा नियम बनाने की बात हो रही थी संविधान सभा द्वारा? भारत के संविधान की बात। जब कोई अगर नियम कानून बनाने वाली बात होगी, अगर एक काम को 500 लोग एक साथ करेंगे तो मत में विभाजन हो सकता है। इस वजह से संविधान सभा को कई सारी समितियों में बांट दिया गया। कुछ बड़ी समितियां थीं, कुछ छोटी समितियां थीं। हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है कौन कितनी समितियां थीं, क्या क्या थे, कितने कितने लोग थे। एक चीज हम लोग और बताएंगे, संविधान सभा में जो चुने गए थे कितनी महिला सदस्य थी, कितने पुरुष सदस्य, उसके बाद हम लोग समितियों की चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था एक चीज कि जो चुनाव हुआ था कितनी सीटों पे हुआ था? 296 सीटों पे। 296 सीटों को 3 वर्गों में बांट लिया गया था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांट लिया गया था। कौन कौन से वर्ग? एक सामान्य था, सामान्य, दूसरा मुस्लिम, तीसरा वर्ग आपका क्या था? सिख। सिख को फ्रेंड्स 4 सीटें दी गई थी। सॉरी फ्रेंड्स, सामान्य को 213, मुस्लिम लीग को 79 सीटें। ठीक फ्रेंड्स, 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, सामान्य को 213, सामान्य कहने का मतलब है मुस्लिम और सिख को छोड़कर। किसको? मुस्लिम और सिख को छोड़कर, मुस्लिम एवं सिख को छोड़कर, सिख को छोड़कर। ठीक फ्रेंड्स, मुस्लिम और सिख को छोड़ दिया जाए तो कितने थे? 213। मुस्लिम
जहाँ पे सीटें रिजर्व सिर्फ मुस्लिम चुनाव लड़ सकते थे, 6 सीटें जहाँ पे रिजर्व थी सिर्फ 6 सीटें चुनाव लड़ सकते थे। इतना चुनाव हुआ। तो मैंने आपको बताया था कितने मुस्लिम लीग ने सीटें जीती थी, कितनी कांग्रेस ने, कितनी अन्य दलों ने जीती थी। अब इसमें हम एक चर्चा कर लेते हैं, अभी पॉइंट मिस हो गया था, हम चर्चा करते हैं। इसमें महिलाएं कितनी थी? 296 सीटों पे, यानी जब चुनाव हुआ था पूरा तो हमारा 379 सीटों पे चुनाव हुआ था। चुनाव होने के बाद महिलाएं इसमें कितनी हैं? महिलाएं कितनी चुनी गई थी? 15 महिलाएं चुनी गई थी। एससी यानी अनुसूचित जात के व्यक्ति कितने लोग चुने गए थे? 26 यानी 26 चुने हुए थे। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लोग कितने चुने हुए थे? 33 चुने हुए थे। मित्र कई बार प्रश्न बना हुआ है संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो 15 थी। उसके बाद मित्र आप देखेंगे अनुसूचित जाति के लोग कितने थे संविधान सभा में? 26 थे। अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे? तो 33 सदस्य। कई बार प्रश्न बना है, तो हमें इन सब प्रश्नों पे प्रश्न बनता है कि क्या महिलाएं कितनी चुनी थी? 15। एक क्वेश्चन ये बना। एससी के कितने लोग चुने गए थे? 26। एसटी के कितने लोग चुने गए थे? 33 चुने गए थे। कितने पे चुनाव हुआ था? 296 पे। 296 पे चुना गया था। सामान्य सीटें कितना थी 296 में? 213 थी। मुस्लिम व्यक्तियों के लिए रिजर्व सीटें कितना थी? 79 थी। सिख व्यक्तियों के लिए रिजर्व सीटें कितना थी? 4 सीटें थी। इन्हीं के आधार पर चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद आपने देखा परिणाम उसके आए, परिणाम पे ही इतने लोगों थे। अब एक प्रश्न यहाँ छूट रहा है। प्रश्न क्या बनता है? कई बार हमारे वनडे एग्जाम में पूछा गया है, जो 15 महिला सदस्य चुनी गई थी उसमें से मुस्लिम महिला कौन थी? तो हम यहाँ देखते हैं 15 जो सदस्य चुने गए थे महिला, उसमें मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एक क्या थी? इस एक केवल महिला थी जो मुस्लिम महिला थी, संविधान सभा में चुनी गई थी। इस वजह से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्र। पहली यानी केवल एक महिला जो संविधान सभा में चुनी हुई थी मुस्लिम महिला, उनका नाम क्या था? तो बेगम एजाज रसूल, जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है मित्र। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको मित्र समझ में आ रहा होगा, आप इसको खूब इंजॉय कर रहे हैं। देखिए पढ़ाई जो होती है, तनाव में पढ़ाई नहीं होती। कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हो, अगर आप तनाव में करेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। अब हम बात आगे करते हैं मित्र। देखेंगे कि मैंने बताया जैसे कि कोई भी सभा होती है, उस सभा में छोटे छोटे वर्गों में बांट लिया जाता है। इसी प्रकार से संविधान सभा में कई सारी समितियां बनी थी। समितियों को काम अलग अलग दे दिया गया था। हर समितियां अपना अपना काम अपने ढंग से कर रही थी। तब हम आते हैं, चर्चा करते हैं कौन कौन सी समिति थी। बड़ी समितियों की पहले हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ी समिति में पहली थी दूसरी थी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। तीसरी हमारी समिति थी जो मित्र राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति। ठीक फ्रेंड्स, ये जो समितियां थी हमारी कितनी थी? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति तथा राज्यों के लिए समिति। इनके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यानी जो समिति बनाएगी, समिति कार्य करेगी, तो उसमें कोई अध्यक्ष होगा, कोई सदस्य होगा। तो जो समिति बनाई थी, इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है समितियों से, समिति जो बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन हो। तो आपसे अगर पूछा जाता है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू जी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू जी। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम समितियों की चर्चा करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। दूसरी समिति, एक और समिति है मौलिक अधिकार समिति। मौलिक
अधिकार संबंधी समिति अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति ठीक फ्रेंड्स, यानी 3 समितियों की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार संबंधी समिति, अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सरदार पटेल जी को। किसको? सरदार पटेल जी को बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। कौन कौन समितियां आप देख रहे हो? प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार संबंधी समिति, अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार पटेल जी के। यहाँ पे भी 3 प्रश्न बन रहे हैं आपके। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल जी। उसके बाद पूछा रहा है मौलिक अधिकार संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार पटेल जी की। अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार पटेल जी। इसी में कुछ उप समितियां थी। हम उप समितियां की बात करें तो मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। किसको? एच.सी. मुखर्जी जी को। ठीक, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी को अल्पसंख्यक अधिकार संबंधी उप समिति का अध्यक्ष। कैसा? उप समिति का। उप समिति का अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी जी को किसका बनाया गया था? अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार संबंधी समिति का उपाध्यक्ष, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, अल्पसंख्यक मामलों के संबंधी उप समिति का अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी जी को बनाया गया था। किसके लिए? अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति को एच.सी. मुखर्जी जी को बनाया गया था। उसके बाद मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मौलिक अधिकार जे.बी. कृपलानी जी को। जे.बी. कृपलानी जी को। जे.बी. कृपलानी जी को क्या बनाया गया था? मौलिक अधिकार संबंधी समिति का उप समिति थी, उप समिति बनाई गई थी मौलिक अधिकार के लिए। जो समिति बनाई गई थी उसके लिए सरदार पटेल जी को अध्यक्ष बनाया गया था। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति जो बनाई गई थी, उप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जे.बी. कृपलानी जी को। उप समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी को बनाया गया था। फिर आप देख रहे हैं अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल जी। उप समिति का अध्यक्ष किसी को बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। आप पॉइंट को नोट डाउन करते जाइएगा, साथ में आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम लोगों को प्रोत्साहन मिले और हम लोग आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मिल सके। अब हम आगे समितियों की चर्चा कर सकते हैं। प्रक्रिया संबंधी समिति, ठीक फ्रेंड। दूसरी समिति है हमारी संचालन समिति। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी को। आप लोग फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि मैं 2-2, 3-3 समितियों का एक साथ ही अध्यक्ष लिख रहा हूँ। एक साथ अगर आपके पास कलेक्टिव वे में रहेगा तो एक नाम आपको याद होगा, तीनों का नाम आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो एक दूसरा एक समिति फिर अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद फिर मैं सरदार पटेल, फिर जवाहरलाल नेहरू, ऐसे करने में आपका सीक्वेंस गड़बड़ हो सकता है। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से याद हो सकता है। अब इन सब में समिति में से सबसे जो आपका बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या है? प्रारूप समिति क्यों बनाई गई थी? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अध्यक्ष जी को मिला के उसके अध्यक्ष कौन थे? बार बार प्रश्न पूछा गया है। यूपी SSSC का फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछता है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? पुलिस का एग्जाम देखे होंगे, जो पुलिस का एग्जाम हुआ था इससे पिछले वाला, उसमें पूछा था प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। PCS यानी स्टेट एग्जाम में कई बार, PCS में, स्टेट PCS में बहुत बार पूछा गया है प्रारूप समिति के बारे में। हम लोग देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति क्या है। प्रारूप समिति
आइए फ्रेंड्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, यानी गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अब एक प्रश्न तो हमारा हल हो गया। अगर एग्जाम में हमारे पूछता है प्रारूप समिति का स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 में। प्रारूप समिति को समय दिया गया था कि 8 महीने में आप लोग एक ड्राफ्ट बनाइए संविधान का, कि उसी हिसाब से पूरा संविधान बनेगा। ठीक, प्रारूप समिति ने इतनी गति से काम किया, इतने अच्छे ढंग से, कि 6 महीने से भी कम समय में अपना काम पूरा कर लिया। इसमें जो थी प्रारूप समिति में लगभग आप जैसे आप 141 बैठकें हुई थी। कितनी? 141 बैठकें हुई थी। किसमें हुई थी? प्रारूप समिति में। 141 बैठकों में आपके संविधान का पूरा प्रारूप बनाया गया था। दूसरा प्रश्न बनता है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अध्यक्ष को मिला के प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य अध्यक्ष सहित। अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? 7। यहाँ पे मैं सहित भी लिख दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मित्र। ठीक, तो अब आप कह सकते हैं प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे। अगर प्रश्न बना है तो क्या होगा? 7, क्योंकि कई बार प्रश्न बना है प्रारूप समिति में सदस्यों की, कुल सदस्यों की संख्या जब रहेगी तो अध्यक्ष सहित ही इंक्लूड करके बताना पड़ेगा 7। अगर कहा जाए कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं, तो 6 बताएंगे आप। एक अध्यक्ष 6 सदस्य हैं। अब दूसरा प्रश्न बनता है, इसे हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग बहुत आसानी से जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर BR अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष बना गया था। क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, हमारा सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? बार बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? अब हम आसानी से बता सकते हैं, आप लोग आसानी से बता सकते हैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर BR अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया था। सदस्यों की बात हम करें तो कौन कौन से सदस्य हैं? EN गोपालास्वामी, गोपालास्वामी अयंगर जी हैं, अल्लाद कृष्ण स्वामी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर जी हैं। ठीक फ्रेंड्स, कौन कौन? डॉक्टर BR अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, EN गोपालास्वामी अयंगर जी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर जी हैं, डॉक्टर KM मुंशी हैं, डॉक्टर KM मुंशी जी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह जी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह जी हैं, इस शॉर्ट फ्रेंड्स हम लिख दें नाम, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा, नीचे तो आपको दिखेगा नहीं। EN माधवराव जी हैं, EN माधवराव जी, EN माधवराव जी हैं। अगर हम नंबरिंग कर लें तो इनको हम पहला नंबर अगर दे देते हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर जी को पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति, पांचवें व्यक्ति, एक कौन से? EN माधवराव कौन से होंगे? छठे व्यक्ति हो जाएंगे सदस्य के रूप में। EN माधवराव जी BL मित्र की जगह लिए थे। BL मित्र पहले थे सदस्य, लेकिन उनकी बीमारी के कारण BL मित्र के EN माधवराव जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे। किसके जगह? बार बार प्रश्न पूछा गया है, BL मित्र की जगह, BL मित्र की जगह। ठीक फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, EN माधवराव जो बनाए गए थे किसके जगह पे प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे? EN माधवराव BL मित्र की जगह सदस्य बनाए गए थे। अगला फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं TT कृष्णामाचार्य जी। अगले मेंबर हैं हमारे 7वें TT कृष्णामाचार्य जी। TT कृष्णामाचार्य जी अगले यानी 7वें सदस्य थे। एक इसकी जगह आए थे DP खेतान, हमारे टीम के सदस्य थे, यानी प्रारूप समिति के सदस्य थे। DP खेतान जी की मृत्यु के बाद
टीटी कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। डीपी खेतान जी को, डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई थी। डीपी खेतान जी की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी जी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। मित्र एक बार हम फिर से देख लेते हैं, प्रारूप समिति जो हमारी बनी थी किस लिए बनी गई थी। प्रारूप समिति हमारे संविधान के प्रारूप को बनाने के लिए बनाई गई थी। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में हमारे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कैसे, अगर हम देखें प्रश्न बनने की, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को एक क्वेश्चन बन रहा है। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। फिर इनके सदस्यों के बारे में कई बार पूछा गया है, 3-4 नाम दे देता है, उसमें एक बात पूछता है कौन इसमें प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है मित्र। तो देखिए N गोपाला स्वामी अयंगर जी हैं, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर जी भी हैं, डॉक्टर KM मुंशी जी भी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह जी भी, ये सब प्रारूप समिति के सदस्य थे। इधर मित्र आपके 2 नाम लिखे गए हैं। EN माधवराव किसके जगह आए थे, BL मित्र की जगह। टीटी कृष्णाचारी किसकी जगह आए थे, DP खेतान। एन माधवराव जो आए थे, BL मित्र स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिए थे, तो N माधवराव आ गए थे। टीटी कृष्णाचारी जी जो DP खेतान हैं, इनकी मृत्यु हो जाने के कारण आकस्मिक टीटी कृष्णाचारी जी प्रारूप समिति के सदस्य बनाए थे। मित्र यहाँ तक हम लोगों ने देखा किसी भी संविधान सभा जो थी, संविधान सभा क्या है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ है। फिर हम लोगों ने देखा संविधान सभा का चुनाव कितने सीटों पे हुआ था, 296 सीटों पे जैसे आप लोगों ने देखा। उसके बाद 389 जो सीटें टोटल थी, उसमें 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी। क्या देशी रियासतों ने भाग लिया कि नहीं लिया। फिर आप लोग देखेंगे एक माउंटबेटन योजना आती है। जब पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग के आधार पर हिस्सा नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग के आधार पर हिस्सा नहीं लिया था, केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। फिर आगे चल के देखिए, आपको कल बताया जाएगा अगले वीडियो में कि उसके बाद जब ये समितियां बनी, इन समितियों का काम क्या था, संविधान कब बना, कितने दिन लगे, कितना टाइम लगा। आप लोग पढ़े होंगे खूब आराम से, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, कौन सी कितनी पेनें खत्म हुई, सब हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। मित्र हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन बजा देंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मित्र आप लोग सपोर्ट करिए हमें, हम आप लोगों के लिए 100% तत्पर रहेंगे। उसके साथ साथ मैंने बताया था जैसे आपको कि ये वनडे एग्जामों के लिए है, वनडे एग्जामों के लिए आपके साथ साथ स्टेट PCS में भी काम करेगा। तो आप लोग यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, BDO का, लेखपाल का, रेलवे का, बैंक का, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है मित्र। तो आप लोग पढ़ते रहिए। आपका धन्यवाद, थैंक यू। अगली वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे, जो चीज़ें छुट्टी हैं उस पर चर्चा करेंगे।